कि अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और मेरी गाड़ी हवा में। ये 14 दिसंबर 2003 का दिन था कि इस्लामाबाद से जहाज़ से उतरने के बाद अपने घर आर्मी हाउस में जा रहा था कि रास्ते में कुछ मजहबी पसंदों ने मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया। मगर खुदा के फजल व करम से कोई इतनी कीमती जानें ज़ाया नहीं हुई और हम बहिफाजत आर्मी हाउस पहुंच चुके थे। उनको जन्नत शरफ उनका कहना है कि उनका कई बार मौत से सामना हुआ है और किस्मत और मुकद्दर उन पे हमेशा मेहरबान रही है। तो वो जो भी दुआ करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अल्लाह ने उन्हें अता किया है। उनका कहना है कि उनका पहला मौत से सामना 1961 में हुआ। वो आम के दरख्त की शाख पर उल्टा लटके हुए थे कि अचानक वो आम के दरख्त की शाख टूट गई। वो सर के बल नीचे गिरे तो उनके दोस्तों को यूँ महसूस हुआ कि वो मर चुके हैं। दूसरी बार 1972 में जब वो शिमाली पहाड़ी इलाका जहाज़ में कमांडरों की क़यादत कर रहे थे तो गिलगित से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ में उन्हें होना चाहिए था। उनका कहना है कि बर्फ़ानी तोदों से गिरने वाले हमारे 2 अफ़राद हलाक हुए तो मैंने और मेरे कमांडिंग ऑफ़िसर ने अपनी नशिस्तें उन अफ़राद के लिए तर्क कर दी थी और आखिरी लम्हे में मैं उस जहाज़ में नहीं था तो वो हमारी ग्लेशियर से टकरा कर तबाह तो वो दोबारा बच नहीं। उनका कहना है कि तीसरी बार उनका मौत का सामना तब हुआ जब 17 अगस्त 1988 को उन्हें जन्नत ज़िया उल हक़ का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया। तो उनका कहना है कि कुछ मिनटों पहले उनकी पोस्टिंग चेंज हो चुकी थी और उनकी जगह किसी और ब्रिगेडियर को जन्नत ज़िया उल हक़ का मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। मेरे दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जिसको जनरल मुशर्रफ की जगह अपॉइंट किया गया था वो उस वक्त के DGISI थे। जनरल ज़िया उल हक़ के तैयारे का नाम C-130 था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि उनकी जगह वो बदकिस्मत ब्रिगेडियर उस शोला मौत में चला गया। जनरल मुशर्रफ का कहना है कि उन बदकिस्मत अफराद के हमरा अमरीकी सफ़ीर ऑर्नल लुईस भी थे जो उनके जहाज़ में बैठे हुए थे और वो जब जहाज़ तबाह हुआ आज तक उस जहाज़ के तबाह होने की कोई भी तफ्तीश नहीं लगाई जा सकी। ये एक पुरस्कार हादसा कहलाया जाता है और इसके बाद पाकिस्तान एक जदीद सियासी तारीख में दाखिल हुआ। 1998 में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे इस वक्त उन्हें रावलपिंडी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। जब वो मंगला क्रॉप से हेलीकॉप्टर में वो रावलपिंडी आए तो वहाँ भी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में सरकारी काम निपटाने के बाद वो अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल असलम चीमा के दफ्तर में उनके साथ ब्रिज खेलने चले गए जो उनके थोड़े ही फासले पे था। उनका कहना है कि वो मेरा मिलिट्री एविएशन ऑफिसर हेलीकॉप्टर में दोबारा आया और मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। वो मुझे हेलीकॉप्टर में साथ ले जाना चाहता था और सड़क की 2 घंटे की तवील मुसाफत से मुझे बचाना चाहता था मगर वो मुझे ना ढूंढ सका और मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। वो मुझे यूं ढूंढता हुआ छोड़ के चला गया और मैं अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल असलम चीमा के साथ दफ्तर में ब्रिज खेल रहा था और उसके बाद मुझे पता चला कि जो मैं एविएशन ऑफिसर था वो हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है तो मुझे एक सादी सी ब्रिज की ये ने मुझे बचा लिया। इसके बाद उनका कहना है कि उनका मौत का सामना 12 अक्टूबर 1998 को हुआ जब वो कोलंबो से वापस आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके जहाज़ को पाकिस्तान की रनवे पे उतरने पर मना कर दिया और उन्हें ये कहा गया कि वह पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से कहीं बाहर कहीं और किसी और मुल्क में लैंड करें। तो उनका कहना था कि उस वक्त हमारे जहाज़ में पेट्रोल जो था वो तकरीबन 7 मिनट का रह चुका था और हमारा जहाज़ कभी भी किसी भी वक्त फट सकता था और वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे जहाज़ को तकरीबन हाईजैक ही कर लिया था कि वो हमें पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होने देना। इससे पहले कि पाकिस्तान की आर्मी कराची एयरपोर्ट का मुहासरा करती कि बहुत देर हो चुकी थी। हमने 7 मिनट पहले ही कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया। उसके बाद मैं मदद का चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुका था। जब मैं न्यूयॉर्क से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान आने के लिए जहाज़ में बैठा तो मुझे पायलट ने चौकन्ना करते हुए कहा कि इस जहाज़ में बम भी हो सकता है या ये कहा
कि इस जहाज में बम का होने का खदशा पाया गया है। तो हम वहाँ से दोबारा न्यूयॉर्क गए तो जहाज की जांच पड़ताल की तो वहाँ पे सिवाय एक चकमके और कुछ भी नहीं था। इसके बाद दिसंबर के वाक़यात ने मुझे खौफ की पहली फहरिस्त में शामिल कर दिया। की वजह से मैंने इन द लाइन ऑफ फायर अपनी बुक को तहरीर किया। अभी भी उन वाक़यात से लड़ रहे हैं। हमने अपने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि 14 दिसंबर को वो सफ़र कर रहे थे, तो ये वही दिन दोबारा मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूँ। तो कोई जन्नम शरफ का कहना है कि वो जब 14 दिसंबर 2003 को कराची से चकराला एयरबेस गए, जहाँ से उन्हें आर्मी हाउस जाना था और चकराला से आर्मी हाउस जो रावलपिंडी में था वो तकरीबन 4 किलोमीटर की मसाफत पर। तो उनका कहना है कि उनके एडी कैंप ने उन्हें 2 खबरें सुनाई। एक ये खबरें सुनाई कि पाकिस्तान ने इंडिया को पोलो मैच में हरा दिया है और दूसरा ये खबर सुनाई कि सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया है। उसके बाद उन्होंने आर्मी हाउस जाने का फैसला किया। तो उनका कहना है कि उनकी दाईं तरफ उनके मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर नदीम ताज बैठे हुए थे, तो उनसे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने पीछे से एक गरजदार आवाज़ सुनी। जनरल शरफ का कहना है कि उन्होंने जल्द ही एहसास कर लिया था कि ये एक बम धमाका है। का जो चेहरा था वो खौफ की नज़र कर रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने बड़ी तदबीर के साथ सोचा कि जब दूसरे मुल्क के सरबराहान इस धमाके के बारे में सुनेंगे या टीवियों पर देखेंगे तो उनका क्या रवैया होगा। हालांकि मैं अपने मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था, मैं एक सिपाही था, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो कि पाकिस्तान की अक्सरी क़यादत का ओहदा है। तो मैं और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की पतली जंग में से गुजर रहे थे और मैंने ये तयन कर लिया था कि मैं इस दहशतगर्दी की जंग से लड़ूंगा और मेरी फ़ौजी तरबियत ने मुझे इस काम के लिए तैयार किया था। हम पुल क्रॉस कर चुके थे और वो पुल काफ़ी आर्मी हाउस के वो पुल काफ़ी करीब था। तो इसके बाद ही जब मुझे एहसास हुआ कि ये बम धमाका है, हमारी गाड़ी हवा में थी, हमारी गाड़ी के चारों तरफ धुआं ही धुआं था, गर्द थी और हमारी गाड़ी ज़मीन को छूकर थोड़ी हवा में जा चुकी थी और ये 3 टन की मर्सिडीज़ थी जिस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त सफ़र कर रहे थे। मिलिट्री सेक्रेटरी का भी यही कहना था कि ये काफ़ी बड़ा धमाका है कि जो एक 3 टन की मर्सिडीज़ को ज़मीन छोड़कर जो हवा में आ चुके थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये काफ़ी बड़ा बम धमाका था, ये कोई आम सा बम नहीं। तो जब वो आर्मी हाउस पहुँचे तो उनका जनरल साहब का कहना था कि उनके पीछे उनके दूसरी गाड़ी में उसी काफ़िले में उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी आ रहे थे। तो मैंने आगे हमें बताया कि ये उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये कत्ल करने की साजिश थी। तो वो कहने लगे कि इसके बाद मैं अपने घर में दाखिल हुआ और मैं साहिबा को ढूंढने लगा। मेरी माँ फैमिली लॉन्ज में बैठी थी, जहाँ पे वो बैठी हुई थी उनके पीछे ही साहिबा के कमरे का दरवाज़ा था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन्हें महसूस नहीं हुआ था कि मैं आ चुका और साहिबा को भी इसके बारे में पता चल चुका था। तो मेरी माँ जो थी उसके चेहरे पर काफ़ी खौफ था, वो काफ़ी परेशान थी, जैसा कि कोई भी माँ इस बम धमाके को सुनकर खौफज़दा हो सकती थी। उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रखी। मैंने साहिबा को कहा कि तुम कमरे से बाहर आओ। उसने आकर मुझे पूछा कि ये सब क्या था, तो मैंने कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश थी, तो पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब ये भी लिखते हैं कि साहिबा उनकी जो अहलिया थी वो इन नशीबो फरार वाक़यात में हमेशा उनके साथ रही थी। यानी कि जब जहाज़ हाईजैक हुआ और इस तरह के जितने भी वाक़यात थे जिनसे वो उन्होंने मौत का सामना किया, तो उनकी अहलिया भी उनके साथ ही सफ़र में नहीं थी। घर में ये सब बताने के बाद मैं दोबारा पुल पे गया ताकि सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जा सके। तो जब मैं पुल पे पहुँचा तो पुल तो टुकड़े-टुकड़े हो चुका था और अगर हम थोड़ी देर पहले पहुँचते तो हमारी गाड़ी भी तबाह हो सकती थी। पुल पर अफरा-तफरी फैली हुई थी और लोग मुझे भी वहाँ पर देख
हैरान थे। मेरी माँ से खबर रखना काफ़ी मुश्किल था, यानी ये कि वो खबर खुद तक नहीं रख सकी और दूसरे रिश्तेदारों, दोस्तों और चीज़ों को बताने में मसरूफ़ हो गई। अगले ही दिन ये खबर जो थी न्यूज़पेपर पर और टेलीविज़न पर चल रही थी। न्यूज़पेपर के वो फ्रंट पेजेस पे एक तरफ ये खबर थी कि सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया है और दूसरी तरफ मेरी, और ज़्यादातर इन्हीं खबरों को ज़ेर बहस रखा गया था। उसी शाम को मैं और साहिबा इस्लामाबाद के एक होटल सेरीना में गए। वहाँ पे हमने शादी को अटेंड किया। इस फैसले में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं की थी। हमने जब वहाँ पे शिरकत की तो हमारे इस फैसले की वजह से मेहमानों में ज़रा सी भी रुकावट महसूस नहीं हुई थी। दहशतगर्दों के इस हमले के बाद घर पर रहना महफूज था। मुझे यकीन है कि मेरे फरार होने और मेरे शेड्यूल को ना तोड़ने से दहशतगर्दों में काफ़ी मायूसी पैदा हुई होगी। मैंने कभी भी अपना शेड्यूल नहीं तोड़ा था। मेरे जो ड्राइवर थे उनमें शेड्यूल पर कायम रहना मेरे सिक्योरिटी एहलकारों के लिए परेशानी का बायस बना होगा, पर उन्हें इस चीज़ की तरबियत दी जाती है तो उनके लिए कोई मसले की बात नहीं थी। कातिलाना हमले से पहले मैं हर सुर्ख निशान पर रुकता और अपने मामूल के रास्ते पे चला जाता। अब हालात बदलने लगे और जिस रास्तों से मैंने जाना होता था उन रास्तों को पुलिस ने रोकना शुरू कर दिया। तब मेरे शेड्यूल को मेरे आर्मी ऑफिसर जो मेरे घर वालों के अलावा भी और कोई नहीं जानता था, और बमुश्किल लोगों ने भी बम धमाकों के बारे में बातें करना तकरीबन छोड़ ही दी थी। 25 दिसंबर 2003 को दोबारा इस्लामाबाद कन्वेंशन से खिताब करने के बाद भी तकरीबन 1:15 बजे रवाना हुआ। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल इलियास और मेरे मामूली कैंप मेजर तनवीर भी मेरे साथ थे। मेरी गाड़ियों के काफिले में जो सबसे बड़ी जो गाड़ी थी उसमें बैठे हुए थे और मैं तीसरी गाड़ी में बैठा हुआ था, और हमने दोबारा उस पुल को क्रॉस करना था। पुल को अबूर करने के बाद हम एक गैसोलाइन पंप में पहुंचे। गैसोलाइन पंप के सामने 2 रास्ते यू टर्न के लिए खुलते थे, तो वहाँ आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ एक पुलिस वाला आदमी भी खड़ा था। जब मैंने देखा कि आने वाली सारी ट्रैफिक का रास्ता अगरचा सीधी सीमत में हमारी तरफ था। वहाँ एक सुजुकी की वैन काफ़ी बेताब खड़ी थी। जनरल मुशर्रफ साहब का कहना है कि उन्होंने अपने दाएं कंधे को वैन में देखा जैसे कोई अजीब चीज़ नज़र आती है। फिर मैंने सीधा आगे देखा और ये सब एक दूसरे में तकसीम हो गया। कहना है कि मैंने फिर मुश्किल सर मोड़ा ही था कि एक खौफनाक धमाका हुआ और उनकी गाड़ी दोबारा हवा में थी। की हालत काफ़ी हंगामा खेज हो चुकी थी। वहाँ पे धुआं ही धुआं था, वहाँ पे मलबा था। जिस्म के अज़ा कालों के बिखरे टुकड़े थे। गाड़ियाँ तोड़ फोड़ से उड़ गई थी। इंसानों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और वहाँ पे अंधेरा छा गया और हम वहाँ पे कुछ भी ना देख सके। ये तकरीबन दोपहर की दरमियान का वक्त था। अंधेरा था, एक गंदगी की तरह लग रहा था। जनरल मुशर्रफ का कहना है कि उनका जो एडमिरल था जो उनकी गाड़ी चला रहा था, जॉन मोहम्मद, उसने ब्रेक पर पाँव रख दिया। तो मैंने उसे कहा दबा दे, यानी कि ड्राइव करो और चलो यहाँ से। तो वहाँ से गाड़ी भगा के ले गया और फिर वहाँ पे हम एक और पेट्रोल पंप पे पहुँचे। जनरल मुशर्रफ का कहना है कि वहाँ दोबारा एक खतरनाक धमाका हुआ। हालत दोबारा हंगामा खेज हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ का कहना है कि पहला धमाका हमारे पीछे दाईं तरफ से हुआ था, मगर ये वाला धमाका हमारे आगे से हुआ था। उनका कहना है कि काफ़ी और कुछ बड़ा हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराया था। और वो क्या था इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, मगर उसने हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे पे एक बड़ा डंट छोड़ दिया था। शीशा नहीं टूटा था, मगर जिस जाविये से वो आकर हमारे शीशे पर, हमारी गाड़ी के शीशे पे आकर टकराया, तो इस तरह था कि या तो वो सीधा आकर मुझे लग जाए या मेरे ड्राइवर को लग जाए। उसका कहना है कि मेरी गाड़ी वहाँ पे दोबारा बंद हो चुकी थी। वहाँ भी धुआं ही धुआं था, गर्द थी, आसपास कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे इंसानी जिस्मों के हिस्से बिखरे हुए थे, वहाँ उनके हिस्सों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे।
वहाँ बेइंतहा शोर था, वहाँ दोबारा धुआं ही धुआं था और यूँ लग रहा था कि आधी रात दोपहर को आ गई हो। मेरी गाड़ी के टायर जल चुके थे और उसके सिर्फ रिम्स ही बाकी रह चुके थे। मगर ऐसी गाड़ियों को तैयार किया जाता है कि जो रिम्स पर भी तकरीबन 35 माइल का सफ़र तय कर सकती थी। तो मेरे ड्राइवर ने दोबारा ब्रेक पर पाँव रखा तो मैंने उसे दोबारा कहा कि दबा दे यानी कि यहाँ से ड्राइव करो और चलो यहाँ से। गाड़ी मेरी शोर मचाती हुई और लड़खड़ाती हुई आर्मी हाउस से बिलाकर पहुँच गई और साहिबा को भी इस खौफनाक धमाके के बारे में पता चल चुका था। वो इस धमाके के बारे में सुनकर घर के बाहर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जब उसने मेरी गाड़ी को देखा और मेरी गाड़ी के टायर और रिम्स को देखा तो उसमें इंसानी गोश्त लगा हुआ था, टायर फटे हुए थे और उनमें सुराख ही सुराख थे। तो वो इन जब सब चीज़ों को देख के वो चीखने और चिल्लाने लगी। वो चीखी और चिल्लाई तो मैंने उसे ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा था। वो हमेशा ऐसे वाक़यात में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि जन्नम शरफ़ अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि वो ऐसे वाक़यात में उनके साथ रही थी और हमेशा पुरसुकून शांत रही थी। मगर वो अब बेकाबू हो चुकी थी। वो चीखती चिल्लाती हुई गेट की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उसके चीखने चिल्लाने का तरीका बहुत ही हैरत अंगेज़ था। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और गेट की तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मगर वो सिर्फ चीख रही थी और चिल्ला रही थी। मैं नहीं जानता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने यही सुना कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। ये एक ऐसा तरीका था जिसने उसको बेवक्त इस सदमे को खुद से बाहर निकालने में काफ़ी मदद फ़राहम की थी। तो ये इसने मेरा भी एक लिहाज से माइंडसेट चेंज कर दिया। मैंने उसे पकड़ा और उसे अंदर लेके आया और उसे सोफ़े पे बिठाया और उसे समझाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसके बाद थोड़ी देर बैठा और जब वो पुरसुकून हुई तो मैं दोबारा बाहर जाके दोबारा गाड़ियों को देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जो गाड़ी हमारी गाड़ी थी, हमारे काफ़िले को लीड कर रही थी, वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। हालाँकि उसका दाहिनी तरफ उसका जो पीछे वाला जो दरवाज़ा था वो नीचे टायरों को, रिम्स को लगा हुआ था। उनका कहना है कि तनवीर का बेटा मेरी दाहिनी तरफ खड़ा था और उनका कहना था कि अगर कोई इस 3 टन मर्सिडीज़ की जगह कोई आम गाड़ी होती वो उस वक़्त टूट कर टुकड़े होकर बिखर चुकी होती, तबाह हो चुकी होती। जैसा कि तमाम गाड़ियों पर इंसानी गोश्त लगा हुआ था जो कि काफ़ी एक खौफनाक सूरत पेश कर रहा था। जो कि स्क्वाड कार जो हमारे पीछे थी वो भी एक काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 14 लोग मारे जा चुके थे और हमारे 3 लोग ज़ख्मी थे। और वो शख्स, वो पुलिस वाला जो उन 2 सड़कों के दरमियान खड़ा था, वो भी एक खुदकुश बमबार की वैन लगने से टुकड़े-टुकड़े हो गए। एक पुलिस की वैन ने एक दूसरे खुदकुश बमबार को भी रोक दिया। वो पुलिस की वैन भी जलकर राख हो गई और उसमें शामिल तमाम 5 पुलिस वाले अफराद बशमूल इंस्पेक्टर भी वहीं पे दम तोड़ गए और वो वैन भी जल कर राख हो गई। एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। पहले खुदकुशी बमबार ने सड़कों के दरमियान 9 इंच के डिवाइडर को निशाना बनाया था और शायद इसीलिए वो पीछे हट गया कि उसे एक वैन से शुरुआत करनी थी। और खुदा अगर वो पुलिस वाला उन ट्रैफिक को आने वाली ट्रैफिक को ना रोकता तो खुदा अकेला जानता है कि वहाँ पे कितना खून खराबा हो सकता था और कितने लोग मारे जा सकते थे। जन्नम शरफ का कहना है कि हमने तीसरे खुदकुश बमबार को भी दरियाफ्त कर लिया था जिसने मुझ पर सीधा हमला करना था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर वो मुझ पर हमला ना कर सका शायद। और उस वक्त मैंने सोचा कि अगर वो अपने काम को तर्क ना करता, ना छोड़ता, अपनी ड्यूटी को ना छोड़ता, मुझे अपना टारगेट ना बनाना छोड़ता तो शायद वह मुझे मारने में कामयाब हो जाता या मुझे मार चुका होता। और उस वक्त मेरी गाड़ी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और उसकी कोई प्रोटेक्शन भी नहीं। अगर तीसरा धमाका होता तो वो मेरी गाड़ी भी टुकड़े में बिखर सकती थी। तो ये अल्लाह ताला के तरीके हैं, मगर मेरे कातलों की छानबीन में हमें
القاعدہ کے کچھ اعلیٰ لوگ ملے جنہوں نے مجھے ہدف بنانے کی کوشش کی اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ جناب شرف صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں اس کہانی کو پورا سنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کی کامیابی کو روشناس کرتی ہے، پاکستان کی کامیابیوں کو ظاہر کرتی ہے، پاکستان کی فتوحات کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ جناب شرف کا کہنا ہے کہ وہ اس کتاب میں اس کہانی کا پورا دباچہ یا پوری تفصیل اس کتاب میں بتائیں گے۔ جناب شرف کا کہنا ہے کہ پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں قتل کا ہدف کیسے رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کی کہانی میری ملک کی کہانی سے شروع سے ہی مماثلت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کے بعد کے ابواب نہ صرف ایک شخص کے بلکہ پاکستان کے سوانح حیات کی بھی۔ تو میرے دوستو، آج میں نے آپ کو فیس ٹو فیس ود ٹیرر کی داستان بھی آپ کو سنا دی۔